न्यू टॉपिक है आज हम लोग का फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। ठीक है, चलिए लिखते हैं फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। इसका मतलब आपको समझना है कि री इशू का मतलब पहले क्या होगा। फॉरफीचर का मतलब हम लोग पहले यानी लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके हैं, पहले देख चुके हैं कि फॉरफीचर का मतलब क्या है। सिर्फ उसका शेयर फॉरफिट किया जाता है जिसका शेयर हम लोग जिसका यानी जो व्यक्ति जो शेयर होल्डर एरियर करता है कि नहीं, यानी सिर्फ उसी शेयर होल्डर का शेयर फॉरफिट करते हैं जो शेयर होल्डर एरियर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर री इशूड का मतलब बनेगा कि जो शेयर को हम फॉरफिट करेंगे। ठीक है, समझना है आपको कि जो शेयर को फॉरफिट करेंगे यानी जिसका शेयर जब्त किया जाएगा सिर्फ उसी शेयर को हम री इशूड करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो शेयर को हम जब्त करेंगे उसी शेयर को हम री इशूड करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। री इशूड का अच्छा मतलब क्या बनेगा, पुनः से विक्रय करना। ठीक है, री पुनः से विक्रय करना, पुनः निर्गमन करना, इसका हिंदी भी होता है पुनः निर्गमन करना, यानी पुनः से फिर बेच देना। जब कंपनी किसी शेयर होल्डर को फॉरफिट करेगी यानी जो शेयर होल्डर एरियर करता है उसका शेयर जब्त किया जाएगा, कंपनी जब्त कर लेगी और फिर उस शेयर को किसी और व्यक्ति को शेयर बेच देगी यानी इशूड कर देगी। ठीक है, ताकि दूसरा से फिर पैसा जितना रिकवर होना था उससे रिकवर हो जाए। अपने पास ये बचाकर नहीं रखने वाली है कंपनी। ठीक है, आ रहा है समझ में। फॉरफिट का मतलब हो गया कि जब्त करना और शेयर उसी का जब्त किया जाएगा जो एरियर कर रहा है, और री इशूड जिसका शेयर जब्त होगा उसका शेयर बेच दिया जाएगा फिर। क्लियर है। तो यहाँ पर फिर एक आया बात कि सर री इशूड यानी फिर बेचने की बात आया कि नहीं। तो हम आपको बताए थे कि जब कंपनी न्यू शेयर बेचती है तो कितने प्रकार से अपने शेयर को बेचती है। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग 8 पार और 8 प्रीमियम था ना, 8 पार और 8 प्रीमियम था, 8 डिस्काउंट नहीं था। तो फिर यहाँ पर सवाल आया कि सर फिर अगर आप बेचिएगा यानी फिर कंपनी शेयर अपना इशूड करेगी तो रेट इसका क्या होगा, प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो फिर प्राइस आपको जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर जानना है जो प्राइस होगा वो 3 प्राइस होगा। ठीक है, री इशूड शेयर 8 पार। ठीक है, पहला होगा री इशूड शेयर 8 पार। एंट्री क्या होगा, साथ में एंट्री बनाते जाते हैं। यहाँ पर याद रखना है कि तीनों कंडीशन में यहाँ पे शेयर इशूड किया जाएगा। 8 पार भी होगा, 8 प्रीमियम भी होगा और 8 डिस्काउंट भी होगा, क्योंकि यहाँ पे दोबारा शेयर को बेचा जा रहा है। ठीक है, न्यू शेयर नहीं है। न्यू शेयर रहेगा तो 2 ही प्राइस में होगा, 8 पार होगा और 8 प्रीमियम होगा। जब दोबारा शेयर को बेचा जा रहा है तो तीनों प्राइस होगा, यहाँ पर 8 पार भी होगा, 8 प्रीमियम भी होगा और 8 डिस्काउंट भी होगा। क्लियर है। चलिए, तो साथ में हम लोग एंट्री भी बना लेते हैं। बताइए एंट्री क्या होगा। सिंपल एंट्री बनेगा, यदि हम शेयर को बेचेंगे तो क्या होगा, पैसा आएगा या जाएगा। फिर से बेच रहे हैं, याद रखिएगा, फिर से बेच रहे हैं तो पैसा आएगा या जाएगा, आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और बताइए कोई इंस्टॉलमेंट में यहाँ पर है क्या हम आपको बता रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट में, तो यहाँ पर कोई इंस्टॉलमेंट कंडीशन नहीं है। सिंपली यहाँ पर एक शेयर को बेच दिया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे हम लोग इंस्टॉलमेंट वाला लिखते थे तो एप्लीकेशन होता था, अलॉटमेंट होता था, है ना, लेकिन यहाँ पर कोई एप्लीकेशन ये सब नहीं, बट डायरेक्ट यहाँ पे शेयर को बेचा जा रहा है। तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हो जाएगा ओनली। ठीक है, अब अगर देखेंगे, अगर आप समझना चाहेंगे कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो समझ सकते कि जो एप्लीकेशन और जो अलॉटमेंट का बन रहा था ना, उसको दोनों के काट के और एक एंट्री बनाया जा रहा है।
पहला देखिए अगर बनाते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन होता था, तो बैंक वाला को ले लिया शुरू डेबिट में, और जो शेयर एप्लीकेशन के जगह पे दूसरा वाला एंट्री में क्या होता था, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो देखिए पहला वाला में डेबिट वाला ले लिया और दूसरा वाला में क्रेडिट वाला ले लिया। एप्लीकेशन डेबिट क्रेडिट दोनों खत्म, माइनस प्लस दोनों एप्लीकेशन खत्म, क्योंकि एप्लीकेशन कोई चर्चा ही नहीं है। बात समझ में आया? यही है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हो जाएगा। नरेशन में क्या होगा, बीइंग रीइशूड शेयर एट पार, ये हो गया। ठीक है, अमाउंट यहां पर हो जाएगा, ये हो गया। रीइशूड का हमेशा एंट्री 2 ठो होगा। ठीक है, पहला तो हो गया रीइशूड का पहला, और इसका दूसरा जो एंट्री बनेगा वो याद रखना है कि जो कंपनी शेयर फॉरफिट की थी, यानी जो अमाउंट आया था लास्ट में बैलेंस शीट फिगर जब बनाए थे फॉरफीचर का एंट्री, तो लास्ट में देखे होंगे कि फॉरफीचर अमाउंट आया था, और वो फॉरफीचर अमाउंट कौन सा रहता है, जो शेयर होल्डर पहले पेमेंट कर दिया रहता है। एरियर वाला इंस्टॉलमेंट का जो पहले पेमेंट किया हुआ रहता है वही ना फॉरफिट अमाउंट होता है। तो वो कहाँ पे बैलेंस आके निकलता है, फॉरफीचर अमाउंट में, क्रेडिट में। वो अमाउंट कंपनी के लिए क्या एक तरह से प्रॉफिट है कि नहीं है, प्रॉफिट है ना। उस अमाउंट को कंपनी ट्रांसफ़र करेगी कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो इसलिए तो रीइशूड का तो ये एंट्री बन गया, और साथ में आपको जैसे रीइशूड का एक एंट्री बनाएंगे वैसे आपको एक और एंट्री बनाना पड़ेगा, वो कैपिटल रिजर्व का बनाना पड़ेगा। कि जो फॉरफिट अमाउंट की थी ना कंपनी, जो फॉरफिट अमाउंट हुआ था उस अमाउंट को कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, कैपिटल रिजर्व में होगा। तो कैसे एंट्री बनाएंगे सो देखिएगा समझ के, रिएक्ट है ना, लगाइएगा दिमाग। देखिए फॉरफीचर अमाउंट को हम बोले हैं ना ट्रांसफ़र करने के लिए, तो बताइए फॉरफीचर अमाउंट वो डेबिट में है या क्रेडिट में है, क्रेडिट में है। गुड, कहाँ पे है वो, क्रेडिट में। तो अगला एंट्री हो रहा है तो इसका कहाँ जाएगा, ये डेबिट में हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, और कहाँ पे बोले ट्रांसफ़र करने के लिए, कैपिटल रिजर्व। इसके लिए एक तरह से क्या है, प्रॉफिट है एक तरह से, तो क्या नाम देंगे इसको, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और नरेशन भी वैसा ही होगा, लिखेंगे बीइंग बैलेंस ऑन फॉरफीचर शेयर। देखिए यहाँ पे बैलेंस शब्द का लिखे हुए हैं, मतलब ये बैलेंस शब्द का जब क्वेश्चन बनाएंगे तो कुछ और ज़्यादा ही समझ में आएगा, लेकिन इतना समझिएगा यहाँ पे कि जो फॉरफीचर शेयर क्या लिखे, पहले लिख लेते हैं, बैलेंस ऑन फॉरफीचर शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर है? इसका मतलब वो कि जो बैलेंस किस पर, जो फॉरफीचर जो शेयर किए हैं, जो हम फॉरफिट जो जिसका शेयर किए हैं, उस शेयर होल्डर से जो बैलेंस हमको प्रॉफिट हुआ है उसको हम कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कैपिटल रिजर्व में कर रहे हैं ट्रांसफ़र। यही बैलेंस सबका लिखने का मतलब है। ठीक है, तो याद रहेगा एंट्री। देखिए दोनों हम आपको जो समझाएं एंट्री, दोनों आपको उसी एंट्री का रिएक्ट करके बताए हैं कि आखिर किस सिचुएशन और कैसे ये बन रहा है। पहला एंट्री बताएं कि कोई यहाँ इंस्टॉलमेंट का कोई कंडीशन नहीं है, रीइशूड है तो पैसा आ रहा है कंपनी को, फिर से बेचने तो आएगा ना, तो बैंक तो डेबिट हो जाएगा। और किसको बेच रहे हैं, सिंपल बात है, शेयर को बेच रहे हैं, तो शेयर कैपिटल, कोई एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये सब का है ही नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। और दूसरा में क्या बोले कि तो रीइशूड का हो गया कि जो हम फॉरफिट अमाउंट किए उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, कैपिटल रिजर्व में कर रहे हैं। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट या शेयर फॉरफीचर भी लिख सकते हैं, अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पर अमाउंट। ठीक है, याद रखना है। चलिए एक चीज आपको हम फार्मूला यहाँ पर लिखा रहे हैं, वो आगे चलकर काम आएगा। ठीक है, जब रीइशूड बताएंगे ना
तब वहाँ पे फार्मूला काम करेगा। ऐसे री इशू नहीं, पार्शियल री इशू। जब एक टॉपिक पढ़ाएंगे कि पार्शियल री इशू, अभी जैसे यहाँ पे सिंपली क्या होगा कि जो फॉरफिट शेयर के उसको री इशूट कर दिया गया। जितना हम शेयर को फॉरफिट करेंगे, जैसे 500 शेयर को हम फॉरफिट किए, 500 शेयर को हम जब्त किए, अब पूरा का पूरा 500 शेयर हम बेच दिए, तो उससे जितना बेनिफिट होगा, जितना फॉरफिट अमाउंट होगा, पूरा का पूरा कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। लेकिन एक टॉपिक होता है पार्शियल री इशू होता है कि हम फॉरफिट करेंगे, 500 शेयर करेंगे, लेकिन उसमें से 500 शेयर हम नहीं बेचेंगे, वनली हम कितना शेयर बेचेंगे? 300 शेयर ही बेचेंगे। ठीक है, तो याद रखना आपको। देखो ये जो बात बोल रहे हैं इसको हम हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि फिर इसी पर आगे आपको चर्चा होगा। ठीक है, कि कैपिटल रिजर्व में किसका अमाउंट ट्रांसफर होगा? कैपिटल रिजर्व में किसका अमाउंट ट्रांसफर होगा? तो किसका अमाउंट ट्रांसफर होगा? फॉरफिचर वाला अमाउंट ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब यहां पर तो लिख दिया गया एक बात है कि फॉरफिचर वाला, लेकिन बाद में आगे जाकर कुछ बात फिर चेंज हो जाता है। यहाँ पर बच्चों कंफ्यूज कर जाते हैं, डाउट हो जाता है उनको। तो हम जो आपको बता रहे हैं कि कैपिटल रिजर्व में सिर्फ उसी का पैसा ट्रांसफर होगा जिसका शेयर रीइशूड किया जा रहा है। ठीक है, जिसका शेयर रीइशूड किया जा रहा है उसी का पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, ये याद रखना है। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर फॉरफिट किए और पूरा उसका शेयर तो बेच ही रहे हैं। ठीक है, 500 शेयर को फॉरफिट किया और 500 शेयर को बेच दिए, तो जितना उसका फॉरफिट अमाउंट हुआ होगा, जितना वो पहले दिया होगा, वो हम पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन बताइए, अगर 500 शेयर को हम फॉरफिट किए हैं राम मोहन सोहन का, और राम मोहन सोहन में सिर्फ राम और मोहन का ही हम शेयर रीइशूड किए हैं, और जो अगला पर्सन है, अगला जो शेयर होल्डर, उसका हम शेयर रीइशूड नहीं किए, रीइशूड नहीं किए मतलब बेचे नहीं हैं। तो जिसका हम नहीं रीइशूड किए, जिसका हम नहीं बेचे हैं, उसका कभी भी अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करना है। जिसका रीइशूड करेंगे उसी का पैसा जो है कैपिटल रिजर्व में आएगा, क्योंकि कंपनी उसी से कन्फर्म हो जाती है कि अब ये व्यक्ति को हमको फिर से शेयर नहीं देना है, अब उसी का कंपनी का प्रॉफिट हो गया। बात समझ रहे हैं? देखिए, एक क्या होता है ना, नॉर्मली अगर एग्जाम्पल से जो हम आपको शोरूम का बताए थे कि जिसका कंपनी फॉरफिट कर लीजिए इसका बाइक, हो सकता है वो फिर शेयर होल्डर आकर फिर बाइक ले जाए छुड़ाकर, तो फिर उस कंपनी का प्रॉफिट कैसे हुआ? नहीं ना हुआ, प्रॉफिट अमाउंट नहीं ना होगा। लेकिन अगर दूसरा को अगर हम बेच देंगे तो कंफर्म हो गया कि नहीं, कि अब इस जो जिसको बेच दिए जिस शेयर होल्डर का, अब उसका कंफर्म हो गया कि इसका मेरा प्रॉफिट हो गया, इसका अमाउंट अब मेरे लिए प्रॉफिट हो गया। ये आपको एग्जाम्पल से ऐसे समझना है कॉन्सेप्ट। बात समझ रहे हैं? लेकिन जिसका हम नहीं बेचे हैं दूसरे के पास, हो सकता है वो व्यक्ति को फिर देना पड़ जाए। बात समझ रहे हैं? और कंपनी टाइम देती भी है, ऐसा नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो ये दिमाग में चला गया होगा कि कैपिटल रिजर्व में किसका अमाउंट जाएगा? सिर्फ फॉरफिट तो सबका होगा, जितना एरियर करेगा सबको कंपनी फॉरफिट कर डालेगी। लेकिन कैपिटल रिजर्व में किसका अमाउंट उठा के डालना है? वहाँ से अगर फॉरफिट अमाउंट बहुत सारा आया है वहाँ पे, तो सबको उठा के आंख मूंद के नहीं लिखना है, सिर्फ किसका लिखना है? जिसका रीइशूड हो रहा है शेयर। समझ रहे हैं? जैसे 500 शेयर का फॉरफिट अमाउंट आ गया 2000, अब रीइशूड कितना कर रहे हैं? ओनली 200 कर रहे हैं, तो सिर्फ जो है 200 का शेयर के हिसाब से फॉरफिट अमाउंट जाएगा, क्योंकि 2000 रुपया ट्रांसफर नहीं करना। 2000 का कितने शेयर होल्डर का है? 5500 का है। हम रीइशूड कितना कर रहे हैं? 200 कर रहे हैं। तो 200 का, जैसे देखिए ये 500 का अगर हम 500 से भागा लगा देंगे तो एक शेयर होल्डर का पता चल जाएगा। हमको कितने शेयर होल्डर का पता करना है कि 200 शेयर होल्डर का कितना अमाउंट होगा हिस्सा, तो है कि नहीं? तो यहाँ गुना कर देंगे कितना? 200 शेयर होल्डर का, भागा लगा देंगे, 2 जीरो कट गया, और 5 चौका 20 हो गया, 4 दूना 8, यानी 200 शेयर होल्डर का कितना पैसा है कैपिटल रिजर्व, यानी कि फॉरफिट अमाउंट 800 रुपया, और 500 का कितना है? 2000 है। तो सिर्फ फॉरफिट अमाउंट कितना ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में? 800 होगा। बात समझ में आया? यदि आपको ये समझ में आ गया, समझिए रीइशू भी आप इसका जो अगला टॉपिक होगा पार्शियल जो रीइशू, वो आपको कंप्लीट है। बात समझ में आया? ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जिसका शेयर रीइशूड होगा उसी का फॉरफिट अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगा।
चलिए, तो हम फार्मूला यहाँ पर बता दे रहे हैं। तो ये कैपिटल रिजर्व कैसे कैलकुलेट होगा, कैपिटल रिजर्व कैसे निकलेगा, तो देखिए फार्मूला भी बता दिए अभी। यहाँ पर क्या लिखे हैं, कौन सा अमाउंट लिखे हैं, फॉरफिट अमाउंट। तो लिखिए ऊपर में फार्मूला, फॉरफिटेड अमाउंट, और बटा में क्या लिखे हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, 500 लिखे। मतलब क्या दिए थे एग्जाम्पल में, फॉरफीचर शेयर, कि आखिर फॉरफिच कितना किया गया, आखिर ये जो 2000 है कितने शेयर होल्डर का है, तो 500 शेयर होल्डर का है, मतलब पूरा फॉरफीचर शेयर का है। तो यहाँ लिखेंगे फार्मूला में फॉरफीचर शेयर। और आपको किसको पता करना है, रीइशू का, कि कितना हम बेच रहे हैं उसे उतना ही का निकालना है ना। तो यहाँ पर इंटू कर देंगे रीइशू शेयर। ये आपको फार्मूला कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करने का। बात क्लियर है। तो यहाँ पर आप देखें कि जब रीइशूड हम करेंगे तो एंट्री क्या होगा, बैंक ऑन डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये 8 पार का कंडीशन है। ठीक है, ये 8 पार का कंडीशन है। और जब जैसे इसको बनाएंगे एक एंट्री, वैसे आपका फिर बनेगा फॉरफीचर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का बनेगा। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 पार का हो। अब 8 प्रीमियम अगर बनाएंगे सो देखिए 8 प्रीमियम का, 8 प्रीमियम का यहां पर आते हैं। ठीक है, 8 प्रीमियम का एंट्री, फिर होगा बैंक अकाउंट डेबिट, उससे भी तो रिसीव होगा ना, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और 2 शेयर कैपिटल। और आप जो जानते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम है तो क्रेडिट में होता है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट अधिक में बेचा जा रहा है, ये अमाउंट डेबिट हो जाएगा और ये दोनों क्रेडिट हो जाएगा। हो गया। तो पहला ही अगर प्रीमियम पर इशू किया जाएगा तो पहला ये हो जाएगा, और दूसरा में फिर ये वाला बनेगा ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बात समझ रहे, अगर 8 पार पर रहेगा तो ये वाला बनेगा और फिर दूसरा ये बन जाएगा। अब प्रीमियम में इशू रहेगा तो पहले ये बनेगा और फिर ये बन जाएगा दूसरा। क्लियर है। अब चलते तीसरा कौन, 8 डिस्काउंट का। कहाँ पे बना दें, ये ट्रांसफर टू जो हटा देते नहीं और लिखते हैं यहाँ पर ट्रांसफर टू यहाँ तक एंट्री। ठीक है, बीइंग बैलेंस ऑन फॉरफीचर शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा कंडीशन में 8 डिस्काउंट, फिर वही बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, और डिस्काउंट देखिए कंपनी के लिए लॉस है ना, अभी कंपनी के लिए प्रीमियम पर बेचा तो प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट हुआ कि नहीं, और डिस्काउंट है तो उसके लिए लॉस है ना। कॉल एरियर होता है तो डेबिट में लिखते हैं ना, जो कम होने वाला पैसा रहता है वो किसके साथ, बैंक के साथ, यानी लॉस है तो डेबिट में। यहाँ पर डिस्काउंट भी बेचा जा रहा है तो कंपनी के लिए प्रॉफिट है या लॉस है, लॉस है, तो क्या होगा, डेबिट में होगा। तो आप डिस्काउंट लिख सकते हैं, तो हम लोग डिस्काउंट नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं पता है, यहाँ पर नाम जो प्रयोग किया जाता है शेयर फॉरफीचर के नाम से लिखा जाता है। किसके नाम से लिखा जाएगा, फॉरफीचर। भले ही क्या चीज़ का है, याद रखना ये डिस्काउंट का है, ये किसका है, डिस्काउंट का, लेकिन डिस्काउंट के नाम से नहीं लिखेंगे, क्या चीज़ के नाम से लिखेंगे, शेयर फॉरफीचर के नाम से लिखेंगे। और 2 फिर शेयर कैपिटल हो जाएगा, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, नरेशन में वही इशू करेंगे, री इशूड शेयर 8 पार 8 प्रीमियम 8 डिस्काउंट। ठीक है, हाँ प्रॉफिट, ये जो नहीं, वही हम आपको बता रहे हैं कि हम नाम सिर्फ फॉरफीचर का लिख रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आपको जो एंट्री में लिखना है वो डिस्काउंट का ही है,
अब क्यों हम नाम लिख रहे हैं शेयर फॉरफीचर वो भी हम बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये कंपनी का जैसे हम बेचे हैं डिस्काउंट पर बेचे हैं, मतलब मेरा शेयर का दाम था 10 रुपया और हम बेचे हैं 8 रुपया में, तो 2 रुपये नुकसान हुआ ना, तो ऐसे लिखा जाएगा 10 रुपये में बेचना है, मान के चलो 10 रुपये यहाँ क्रेडिट में होना चाहिए और हमको 2 रुपये डिस्काउंट, तो 8 ही रुपये ना रिसिप्ट हुआ, तो 2 रुपये नुकसान हो गया। तो ये डिस्काउंट आपको लॉस है कंपनी के लिए, तो कहाँ जाएगा वो, डेबिट में ही जाएगा। अब यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि शेयर फॉरफीचर लिखे, तो ये तो प्रॉफिट है, फॉरफीचर अमाउंट, फॉरफिटेड अमाउंट प्रॉफिट है, वो यहाँ पे नाम लिखे हैं भले वो प्रॉफिट नहीं है। अब क्यों है सो बता रहे हैं कि देखिए हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे ना, किस अमाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे, फॉरफिटेड अमाउंट को, जो हम फॉरफिट किए होंगे, जो उसका शेयर जब्त किए होंगे, जो क्रेडिट में होगा, जो क्रेडिट में होगा ना, उसको हम यहाँ पर डेबिट करके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसी का शेयर। अब है कि जो हम पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं कैपिटल रिजर्व में, यदि हम उसको डिस्काउंट पर बेचेंगे, यदि हम उसको डिस्काउंट पर बेचेंगे तो कंपनी के लिए क्या है, लॉस है। और वो लॉस को क्या करता है, यही जो लॉस है ना शेयर फॉरफीचर, देख रहे हैं यहाँ पे, ये डेबिट में है ना, ये डेबिट में है, ये पहला एंट्री बनेगा रिसूट का और दूसरा में ये बनेगा। तो ये जो डेबिट में है और जो फॉरफीचर वाला अमाउंट क्या होगा, क्रेडिट में होगा कि नहीं होगा, होगा ना। प्रॉफिट वाला पैसा कंपनी का होगा क्रेडिट में और लॉस वाला होगा डेबिट में, तो उसे क्या कर लेगा, मैनेज कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा ये, और तब जो है सो कैपिटल रिजर्व में ये ट्रांसफ़र करेगा। इसीलिए फॉरफीचर के नाम से लिखा गया है कि जो माइनस होगा, एक दूसरे में क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। कैपिटल रिजर्व में एक्चुअल पैसा ट्रांसफर करेंगे, मान के चलो कि हमको वहाँ कैपिटल रिजर्व से प्रॉफिट कितना वहाँ पर बता रहा है, क्रेडिट में 1000 रुपया, कितना हो रहा है, 1000 रुपया हो रहा है, और हमको उसी का शेयर को बेचने में, वही शेयर को बेचने में 500 रुपया हमारा लॉस हो रहा है, डिस्काउंट पर बेचे तो हम कैसे खुश हो जाएं कि हम उस शेयर को बेचने में हमको प्रॉफिट हो गया 1000, गलत है ना, खुश हो रहा है तो बेचे उस शेयर को, तो यानी फॉरफिट किए तो 1000 प्रॉफिट हो गया, और उसी शेयर को बेचे तो हमको 500 नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। तो हम कैसे कह दें कि कैपिटल रिजर्व में 1000 ट्रांसफ़र कर दे, गलत होगा कि नहीं। कैपिटल रिजर्व में एक्चुअल पैसा जाना चाहिए ना, कि एक्चुअल कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो उसी शेयर को, वही उसी का शेयर बेचने में हमको नुकसान हुआ 500, तो एडजस्ट होना चाहिए ना कि एक्चुअल हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो माइनस कर देंगे 1000 में, तो एक्चुअल कितना प्रॉफिट कैपिटल में जाएगा, 500 रुपये जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो डिस्काउंट यहाँ पर लिखे हैं शेयर फॉरफीचर के नाम से लिखे, ताकि ये हो गया, देखिए यहाँ पर एक तरह से माइनस है और प्रॉफिट वाला क्रेडिट में आएगा ना, शेयर फॉरफीचर वाला वो रहेगा प्लस में, तो बताइए माइनस और प्लस घट जाएगा ना, इसीलिए यहाँ पर ये लिखे हैं शेयर फॉरफीचर लिखे हैं। बस समझ में आया, चलिए। तो तीनों कंडीशन का एंट्री हम बता दिए, एड पार, एड प्रीमियम, एड डिस्काउंट, ठीक है। इसका भी क्वेश्चन भी देखेंगे तीनों का एक, ठीक है। चलिए तो इसको लिखो इसको, तो फिर एक एक करके हम लोग सभी का 8 पार, 8 प्रीमियम और 8 डिस्काउंट का फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे।